Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Today's topic of my video is P.B. Shelley. P.B. Shelley रोमांटिक एज के सेकेंड जनरेशन पोएट थे एंड इनका पूरा नाम था पर्सी बिश शेली। पर्सी बिश शेली को रेवोल्यूशनरी पोएट ऑफ रोमांटिक एज भी कहा जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रोमांटिक एज को रेवोल्यूशनरी पोएट किसको कहा जाता है। पर्सी बिश शेली को कहा जाता है बिकॉज इनकी पोएट्री में एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति की भावना दिखाई देती है, बी इन टर्म्स ऑफ डाइट, बी इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, बी इन टर्म्स ऑफ लव। हर फील्ड में इनकी पोएट्री में रेवोल्यूशन की भावना दिखाई देती है। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड रेवोल्यूशनरी पोएट ऑफ रोमांटिक एज। पीबी शेली का लाइफ स्पैन था 1792 टू 1822, दैट इज 29 ईयर्स का लाइफ स्पैन था। बहुत ही छोटा लाइफ स्पैन था। अपने 30th बर्थडे के एक मंथ पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। सो अभी उन्होंने 30 बर्थडे कंप्लीट ही नहीं किए थे, उससे एक मंथ पहले ही 29 ईयर्स की एज में डेथ हो जाती है। सो पीबी शेली का फुल नेम था पर्सी बिश शेली। ही इज ऑल्सो कॉल्ड रेवोल्यूशनरी पोएट ऑफ रोमांटिक एज एंड ही डाइड एट द एज ऑफ 29 ईयर्स इन 1822। इनका बर्थ तो इंग्लैंड में होता है बट इनकी डेथ होती है रोम में। रोम में इनकी डेथ ड्राउनिंग, डूबने के कारण होती है। मैंने कीट्स पे भी वीडियो बनाई है। कीट्स के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि कीट्स का बर्थ भी इंग्लैंड में होता है बट उनकी डेथ भी रोम में होती है, जबकि कीट्स की डेथ अपनी बीमारी ट्यूबरक्लोसिस के कारण होती है बट पीबी शेली की डेथ अनएक्सपेक्टेडली ड्राउनिंग के कारण होती है। जैसा कि आप सबको पता है कि सेकेंड जनरेशन रोमांटिक पोएट्स में आते हैं बायरन, शेली एंड कीट्स। आप सभी को बायरन, शेली, कीट्स का लाइफ स्पैन एज वेल एज एज ऑफ डेथ पता होना चाहिए बिकॉज ऑल दीज पोएट्स, ऑल दीज सेकेंड जनरेशन रोमांटिक पोएट्स डाइड वेरी यंग। बहुत ही छोटी उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। फॉर एग्जाम्पल बायरन 36 ईयर्स की एज में ही इनकी डेथ हो गई थी, शेली 29 ईयर्स की एज में एंड कीट्स ओनली 25 ईयर्स की एज में, जिसमें से बायरन अपने लाइफ टाइम में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुए थे, जबकि शेली एंड कीट्स दे वर निग्लेक्टेड, दे वर इग्नोर्ड। उन्होंने बिल्कुल भी अपनी पोइट्री से अपनी उम्र में, अपने लाइफ स्पैन में पैसा नहीं कमाया, जबकि ये फेमस हुए आफ्टर देयर डेथ, शेली एंड कीट्स। बायरन का लाइफ स्पैन है 1788 टू 1824 एंड 1788 में बायरन का बर्थ होता है। उसके 4 साल बाद शेली का बर्थ होता है एंड उसके 3 साल बाद कीट्स का बर्थ होता है। एंड सबसे ज्यादा लाइफ स्पैन था बायरन का। बायरन से भी 2 साल पहले शेली की डेथ हो जाती है एंड कीट्स की डेथ शेली से 1 साल पहले हो जाती है। सो आप सभी को इनका लाइफ स्पैन एज वेल एज ईयर ऑफ डेथ एंड एज ऑफ डेथ पता होना चाहिए। सो बायरन, शेली, कीट दे बिलोंग टू सेकेंड जनरेशन रोमांटिक पोएट। फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक पोएट में तो विलियम ब्लेक, वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज आते ही हैं। सो शेली का जो फ्रेंड सर्कल था बहुत ही ज्यादा लिटरेरी जीनियस था। शेली का फ्रेंड सर्कल में आते थे बायरन एंड कीट्स जो कि सेकेंड जनरेशन रोमांटिक पोएट से बिलोंग करते थे, ली हंट जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रिटिक थे उस टाइम के, एंड थॉमस लव पीकॉक। ये इनके फ्रेंड सर्कल था। इनकी जो वाइफ थी मेरी शेली, वो भी एक लिटरेरी जीनियस थी। उन्होंने फ्रैंकेनस्टीन लिखी थी। उनके जो फादर इन लॉ, मतलब मेरी शेली के जो फादर थे विलियम गॉडविन, उन्होंने भी पॉलिटिकल जस्टिस लिखी थी, लिटरेरी जीनियस थे। इनकी मदर, मेरी शेली की जो मदर थी उनका नाम था मैरी वॉल्स्टनक्रॉफ्ट, जिन्होंने फेमिनिस्ट थी, जिन्होंने लिखा था विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। सो ये इनका एक फ्रेंड सर्कल था जो कि लिटरेरी जीनियस था। सबसे पहले हम आते हैं बायरन, जो उनके अच्छे फ्रेंड थे, जो सेकेंड जनरेशन रोमांटिक पोएट से भी बिलोंग करते थे। बायरन से वो सबसे पहले 1816 में मिले थे। शेली अपने वाइफ के साथ मिले थे एंड दे ऑल स्पेंड टाइम इन लेक जेनेवा। लेक जेनेवा में उन्होंने एक बोटिंग टूर ऑर्गेनाइज किया था और उसी टूर से इन्फ्लुएंस होकर शेली ने हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी एंड मॉन्ट ब्लैंक लिखी। सो बायरन उनका बहुत अच्छा फ्रेंड था एंड ही रोट ऑन शेली दैट द
Shelley was the most gentle, the most amiable and least worldly mindly people I ever met. अब हम आते हैं उनके दूसरे फ्रेंड जो के थे कीट्स. कीट्स ऑल्सो बिलोंग टू सेकेंड जनरेशन रोमांटिक पोएट. कीट्स से भी उनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी. एंड कीट्स की जब डेथ हुई 1821 में, तब उन्होंने कीट्स की डेथ पे एक एलिजी लिखी जिसका नाम था एडोनाइज. एडोनाइज इज एन एलिजी ऑन डेथ ऑफ जॉन कीट्स. जॉन कीट्स की डेथ 1821 में होती है, बट तब शैली को ये नहीं पता था कि आफ्टर 1 ईयर उनकी भी डेथ होने वाली है. अनएक्सपेक्टेड डेथ ड्राउनिंग से होने वाली है. सो जब शैली की डेथ हुई थी, ड्राउनिंग से हुई थी, तब उनकी पॉकेट से कीट्स की ही एक बुक मिलती है, पोएम्स की बुक मिलती है, लामिया. सो शैली वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय कीट्स एंड कीट्स को बहुत पसंद करते थे और उन्होंने उनकी एलिजी एडोनाइज भी लिखी. उनके अगले फ्रेंड ली हंट पे आते हैं जो कि क्रिटिक, एसेइस्ट और पोएट थे. वो उनकी एक वीकली मैगजीन थी द एग्जामिनर, इसके वो फाउंडर थे. और इसी द एग्जामिनर में उन्होंने कीट्स को इंट्रोड्यूस किया था. शैली को भी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था इसी एग्जामिनर में. सो जब शैली एंड बायरन जब वहां रोम में पहुंच चुके थे, तो उन्होंने ली हंट को भी बुलाया रोम में कि वहां पर वो एक क्वार्टरली मैगजीन स्टार्ट करेंगे. बट वो जैसे ही पहुंचे तो शैली की डेथ हो जाती है. तो उन्होंने अभी क्वार्टरली मैगजीन द लिबरल रोम में खोली थी, जो कि बहुत ही ज्यादा शॉर्ट लाइफ थी क्योंकि शैली की डेथ हो चुकी थी. सो ली हंट के भी बहुत अच्छे ये फ्रेंड थे. नेक्स्ट इज थॉमस लव पीकॉक. थॉमस लव पीकॉक भी उनके बहुत अच्छे फ्रेंड थे. हालांकि उन्होंने एक एसे लिखा थॉमस लव पीकॉक ने 1820 में जिसका नाम था 4 एजेस ऑफ पोइट्री. 4 एजेस ऑफ पोइट्री में उन्होंने जो लिखा उससे शैली बिल्कुल भी एग्री नहीं करते थे. सो उसी के रिस्पॉन्स में शैली ने लिखा डिफेंस ऑफ पोइट्री 1821 में. 1821 में इट वॉज रिटन and it was published posthumously. posthumously publish हुआ था. after death of Shelley publish हुआ था 1840 में. and इसी डिफेंस ऑफ पोएट्री में शैली ने अपनी एक इम्पॉर्टेंट लाइन लिखी थी, पोएट्स आर अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर्स ऑफ द वर्ल्ड. ये कोट आ जाती है और पूछा जाता है हु सेड दैट पोएट्स आर अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर्स ऑफ वर्ल्ड. इट वॉज रिटन बाय शैली इन हिज बुक डिफेंस ऑफ पोएट्री. सो ये इनके इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स थे, लिटरेरी जीनियस थे. और इनकी वाइफ इनकी मेरी शैली थी. मेरी शैली इनकी सेकेंड वाइफ थी और मेरी शैली ने ही फ्रैंकेनस्टीन लिखा था. मेरी शैली के जो फादर थे विलियम गॉडविन बहुत ही इम्पॉर्टेंट लिटरेरी जीनियस थे. इन्होंने पॉलिटिकल जस्टिस लिखा था. एंड इनकी मदर मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट जो कि एक फेमिनिस्ट थी, उन्होंने विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन लिखा था. सो इनके इन्फ्लुएंस में थे, इन लिटरेरी जीनियस के इन्फ्लुएंस में थे. एंड मेरी शैली से अल्टीमेटली इनकी मैरिज भी हो जाती है 1816 में. सो अभी हमने पढ़ा इनके फ्रेंड सर्कल के बारे में. अब हम पढ़ते हैं इनका बर्थ. इनका बर्थ हुआ था 4 अगस्त 1792 ससेक्स इंग्लैंड में. एंड ही बिलोंग टू अ वेल टू डू फैमिली. टिमोथी शैली इनके फादर थे जो कि पार्लियामेंट के विग मेंबर थे. सो वेल एफ्लुएंट फैमिली थी इनकी. 1804 में जब पीबी शैली 12 इयर्स की एज के थे, तब इन्होंने इटॉन कॉलेज जो कि एक बोर्डिंग स्कूल था, इसमें एडमिशन लिया. एंड देयर ही वॉज सब्जेक्टेड टू मॉब टॉर्मेंट. मॉब टॉर्मेंट इज अ काइंड ऑफ रैगिंग, मतलब रैगिंग हुआ करती थी. तो वहां पर उनको ही वॉज सब्जेक्टेड टू मॉब टॉर्मेंट. और ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसे रैगिंग वाले इंसिडेंट्स को कहा जाता है शैली बेट्स, मॉब बुलिंग. और इसी की वजह से शैली को कहा जाता था मैड शैली. इनको मैड शैली इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये आसानी से रैगिंग को नहीं एक्सेप्ट करते थे. रैगिंग में जो इनको कहा जाता था वो आसानी से काम नहीं करते थे, बल्कि वो अपना वायलेंट बिहेवियर दिखाते थे, रेज बिहेवियर दिखाते थे, उसको रेजिस्ट करते थे. और इसी रेजिस्टेंस के कारण बहुत गंदा व्यवहार क्योंकि करते थे, दैट्स व्हाई ही वॉज कॉल्ड मैड शैली. सो अपने बोर्डिंग स्कूल, अपने स्कूल टाइम में ही वॉज कॉल्ड मैड शैली. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उसके बाद वो एडमिशन लेते हैं. तो
स्कूल में तो इनका जो एक्सपीरियंस था वो अच्छा नहीं होता, ऐसे ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी इनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता। बट बिफोर एंटरिंग टू द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उन्होंने काफ़ी सारी राइटिंग्स लिखी। फॉर एग्जाम्पल जेस्ट्रोजी 1810 में, सेंट इरविन और द रोजी क्रूसन रोमांस 1811 में, ये भी गॉथिक हॉरर नॉवल है। ओरिजिनल पोएट्री ऑफ विक्टर एंड केजायर, ये पीबी शैली और उनकी सिस्टर एलिजाबेथ लिखते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एंटर करने से पहले ही लिख लिए थे। उनका एडमिशन होता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1810 में। यहां पर भी मैंने जैसा आपको बताया इनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता। इधर इनकी फ्रेंडशिप होती है थॉमस जेफरसन से, जो कि इनके क्लोजेस्ट फ्रेंड थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। और इन्हीं थॉमस जेफरसन के इन्फ्लुएंस में उन्होंने एंटी क्रिश्चियन व्यूज इनके दिमाग में आए। एंटी क्रिश्चियन व्यूज मतलब क्रिश्चियंस को ये क्रिश्चियन व्यूज में वो प्रेफर नहीं करते थे, और रेडिकल थिंकिंग उनमें आई, डेवलप हुई। जबकि जो शैली के जो फादर थे टिमोथी शैली, उन्होंने पहले ही वॉर्न कर दिया था शैली को कि थॉमस जेफरसन से दूर रहो, बट शैली फिर भी इससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, इससे काफी ज्यादा इनकी फ्रेंडशिप थी पीबी शैली की। सो ये थॉमस जेफरसन मैं नाम इसलिए बता रही हूं बिकॉज इनके साथ मिलकर इन्होंने एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्रैक्ट लिखा था जिसका नाम था द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। एक और इन्होंने पॉलिटिकल ट्रैक लिखा था पॉस्टुमस फ्रैगमेंट ऑफ मार्गरेट निकोलसन। बट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्रैक्ट है द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म। एथीज्म मीन्स भगवान पे विश्वास ना करना, एंड उस टाइम में अपने आप को एथीस्ट कहना या एथीज्म के व्यूज देना वो बहुत ही ज्यादा बुरा माना जाता था, अच्छा नहीं माना जाता था, बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलती थी इनफैक्ट उसके लिए। सो उन्होंने द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म, एथीज्म का होना जरूरी है, ये लिखा पॉलिटिकल फ्रैग में अपने फ्रेंड के साथ जिसका नाम था थॉमस जेफरसन। ये दोनों ने मिलकर लिखा। हालांकि इट वॉज पब्लिश्ड एनोनिमसली, बिल्कुल एनोनिमसली, अपना नाम इन्होंने कहीं नहीं लिखा था, बट फिर भी सबको पता था कि ये इन दोनों ने ही लिखा था। जब इनसे पूछा गया कि आपने लिखा है तो दोनों ने इसको नकारा नहीं, और हाँ भी नहीं भरी ना भी नहीं भरी, जिसकी वजह से दोनों बोथ वर रस्टिकेटेड, दे वर एक्सपेल्ड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाई शेली वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी? बिकॉज ही रोट द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म। उसी में ही इन्होंने कुछ ऐसे कोट्स लिखे थे लाइक द माइंड कैन नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। माइंड गॉड की एग्जिस्टेंस नहीं मानता। पीबी शैली को अगर हम अच्छे से जानना चाहते हैं तो उनके 3 प्रिंसिपल्स हमको पता होने चाहिए। पहला प्रिंसिपल है ही बिलीव्ड इन पॉलिटिकल रेडिकलिज्म। पॉलिटिक्स में वो बदलाव लाना चाहते थे। ही वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन, 1789 के फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो प्रिंसिपल्स है लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी, इससे वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। और इन्हीं के इन्फ्लुएंस से उन्होंने काफी सारी पोएम्स लिखी लाइक मास्क ऑफ एनार्की, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, क्वीन मैम। आगे आने वाली वीडियोस में मैं इन सभी को डिस्कस करूंगी। बहुत ही ज्यादा इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, इनको मैं बताऊंगी, जिसमें इन्होंने बताया था कि इससे पहले राजाओं ने, किंग्स ने, क्वींस ने बहुत ज्यादा रूल किया, बहुत ज्यादा सप्रेस किया पीपल को। बट एक टाइम ऐसा आएगा व्हेन पीपल विल बी फ्री फ्रॉम दी सप्रेशन एंड दे विल बी इक्वल, दे विल बी फ्री फ्रॉम ऑल दीज सप्रेशंस। सो वो पॉलिटिकल रेडिकलिज्म में बिलीव करते थे। सेकेंड प्रिंसिपल जो उनका था कि वो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हो गए थे। 1812 में वो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हो गए थे, जो आजकल बड़ी फेमस है वेगन डाइट। तो उन्होंने उस टाइम में वो वेगन डाइट को बढ़ावा दिया। उनकी 2 बुक्स हैं, 2 एसेज हैं जो वेगन डाइट या स्ट्रिक्ट वेजिटेरियनिज्म के बारे में बताते हैं। फर्स्ट इज अ विंडिकेशन ऑफ नेचुरल डाइट, सेकेंड इज ऑन द वेजिटेबल सिस्टम ऑफ डाइट। 1813 और 1814-15 में ये लिखा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क जिसमें उन्होंने स्ट्रिक्ट वेजिटेरियनिज्म, जिसमें उन्होंने वेगन डाइट के बारे में बताया है कि वाई वेगन डाइट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। थर्ड जो उनका प्रिंसिपल था, इट वॉज फ्री लव। ही बिलीव्ड इन फ्री लव।
मतलब वो मैरिज को एक मैरिज होना जरूरी नहीं मानते थे किसी भी रिलेशनशिप में होने के लिए. सो ये 3 उनके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं. पॉलिटिकल रेडिकलिज्म, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियनिज्म, फ्री लव. अब थोड़ा सा उनकी मैरिड लाइफ को देख लेते हैं. 1810 में शैली 1810 में जब उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था, तब उनको हैरियट वेस्टब्रुक मिली थी जो कि 16 ईयर्स की एज में थी. तो वो हैरियट वेस्टब्रुक के साथ भाग जाते हैं, एलोप कर जाते हैं. तब शैली के फादर टिमोथी शैली और हैरियट के फादर दोनों ने बॉयकॉट कर दिया था. अपने अलाउंसेस से, अपने प्रॉपर्टी से दोनों को बॉयकॉट कर दिया था, जिसकी वजह से शैली को बहुत ही ज्यादा मॉनेटरी लॉस हुआ था. मतलब बहुत ज्यादा उनको पैसों की जरूरत थी. तो शैली की दो मैरिज हुई थी. फर्स्ट वाइफ वॉज हैरियट वेस्टब्रुक एंड सेकेंड वॉज मैरी शैली. साथ ही साथ इनका एक 28 इयर्स अनमैरिड स्कूल टीचर एलिजाबेथ हिचनर के साथ प्लेटोनिक रिलेशनशिप भी था, जिसको वो कहते हैं माई सेकेंड हाफ सिस्टर ऑफ माई सोल. प्लेटोनिक रिलेशनशिप इज नॉट सेक्सुअल रिलेशनशिप. ये सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं होता, बल्कि ये हैंग आउट की जिससे ज्यादा हम करते हैं, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं होते बट उससे हैंग आउट ज्यादा होता है, तो उसको हम प्लेटोनिक रिलेशनशिप कहते हैं. सो 28 इयर्स की अनमैरिड स्कूल टीचर के साथ भी इनका रिलेशनशिप था. और भी इनके काफी सारे रिलेशनशिप्स रहे हैं, बिकॉज ही बिलीव्ड इन फ्री लव. सो इनकी 2 मैरिजेस हुई थी. डेथ उनकी हुई थी ड्राउनिंग के कारण, जैसा कि मैंने बताया था कि वो डूबने के कारण उनकी डेथ हुई थी. एंड ही वॉज सेलिंग द बोट डॉन जुअन. उस बोट का नाम था डॉन जुअन. और बायरन और ली हंट से मिलकर ही आ रहे थे अपनी मैगजीन द लिबरल को खोलने के लिए. तो उनकी डेथ हो गई थी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो किससे मिलकर आ रहे थे. बायरन और ली हंट से मिलकर आ रहे थे. तो उन्होंने कौन सा एक मैगजीन खोली, वो मैगजीन का नाम था द लिबरल, और उस बोट का क्या नाम था, डॉन जुअन. एंड उनकी डेथ के बाद एक टोरी न्यूज़पेपर ने लिखा, शैली द राइटर ऑफ इनफाइडल पोएट्री. इनफाइडल पोएट्री मीन्स ऐसी पोएट्री जिसमें एंटी क्रिश्चियन व्यूज होते हैं, हैज बीन ड्राउंड. नाउ ही नोज वेदर देयर इज गॉड और नो. अब शैली को पता लगेगा कि अब गॉड है या नहीं है. एंड शैली की ग्रेव में इंस्क्रिप्शन लिखी हुई है कोर कॉर्डियम. कोर कॉर्डियम मीन्स हार्ट ऑफ हार्ट्स. और शेक्सपियर का जो प्ले था द टेम्पेस्ट, उससे कुछ लाइन्स ली गई है एरियल के सॉन्ग की. एरियल का सॉन्ग था, नथिंग ऑफ हिम दैट डॉथ फेड बट डॉथ सफर अ सी चेंज इनटू समथिंग रिच एंड स्ट्रेंज. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं एरियल की, जिसमें ये सी चेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम बन चुका है अब. सो शैली की ग्रेव में ये इंस्क्राइब्ड है एरियल का सॉन्ग. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है जिसमें शैली का जो हार्ट था वो इट रेजिस्टेड बर्निंग. शैली का हार्ट बर्न नहीं हो रहा था क्योंकि उसमें काफी सारी केमिकल प्रोसेसेस हो गए थे सी के वाटर से और ड्राउनिंग के कारण. तो हार्ट नहीं बर्न हो रहा था. तो ले हंट ने उस हार्ट को उठा के अपने पास प्रिजर्व कर लिया था. एंड लेटर ऑन ही हैंडेड टू हिज वाइफ मेरी को दे दिया था. एंड जब मेरी की डेथ हुई तब पता लगा कि शैली का हार्ट है. एंड इवेंचुअली दिस हार्ट वॉज बरीड इन सेंट पीटर्स चर्च. सो पीबी शैली के ऊपर और भी वीडियोस बनेंगी. सो दिस इज ऑल अबाउट पीबी शैली. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.